हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। आज का जो हमारा लेक्चर है ये थर्ड पार्ट है हमारी जो सीरीज़ चल रही है नेमराज सुंदा। आप में से अगर किसी ने लास्ट की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको ज़रूर देखें और उनको देखने के बाद जो है आप ये जो थर्ड पार्ट है हमारी नेमराज सुंदा का इसको देखें। तो आज का जो लेक्चर है ये होने वाला है हमारा थर्ड लेक्चर नेमराज सुंदा से रिलेटेड। तो अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक हम लोग एग्रीकल्चर की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन कर चुके हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो हमने देखी। अब हम यहाँ पे आगे एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले बात करें एग्रीकल्चर की। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है ये 2 लैटिन वर्ड से निकला है। ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ी थी, एगर एंड कल्चरा। ठीक है, एगर का मतलब होता है सॉइल, कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। सो बेसिकली सॉइल की कल्टीवेशन को हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मिट्टी में किसी चीज़ को उगाना, दैट इज़ कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। ठीक है, अब एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर डिफरेंट टाइप का होता है। एक टाइप का एग्रीकल्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कौन से टाइप का एग्रीकल्चर होता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो होता है ये एक ऐसे टाइप का एग्रीकल्चर है जिसमें हम इनपुट्स का यूज़ करते हैं, लो कॉस्ट इनपुट्स का यूज़ करते हैं। लो कॉस्ट इनपुट्स का मतलब कि फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल जो फार्मिंग किसान करते हैं उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, जैसे यूरिया का यूज़ करते हैं, डीएपी का यूज़ करते हैं। लेकिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हम लोग जो लोकली जो इनपुट्स हमको मिलते हैं, फॉर एग्जांपल जो गाय का गोबर है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र का जो अमाउंट है वो हम कम यूज़ करते हैं। और इससे क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करने का बेनिफिट ये होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होती है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप सॉइल में केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करोगे तो सॉइल में जो अपना जो नाइट्रोजन होता है या फॉस्फोरस होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा इकोलॉजिकल हार्मनी भी मेंटेन होती है, नेचर को या जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ऐसी जो फार्मिंग है इसको हम लोग इकोलॉजिकल फार्मिंग भी बोलते हैं, नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं या पर्माकल्चर भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि बताओ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, डिफ़ाइन करो ऑर्गेनिक फार्मिंग को। इसके बाद हम बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग लैंड रोटेशन भी बोलते हैं या कुछ लोग इसको झूमिंग भी बोलते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है ये झारखंड, मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो हिली रीजन्स हैं वहाँ पे इस टाइप की फार्मिंग को जो है प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे इन रीजन्स में क्या होता है, इन रीजन्स में क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लैंड कम है, फॉरेस्ट ज़्यादा है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट को काटते हैं। लेट्स से उन्होंने 1 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट का एरिया है उसको काटा। जब उन्होंने फॉरेस्ट को काटा तो फॉरेस्ट को काटने के बाद क्या होता है कि वो लोग लैंड जो है वो उनको मिल जाती है। उस लैंड के ऊपर फिर वो फार्मिंग करते हैं 3-4 सालों तक। ठीक है, और 3-4 साल तक जब वो इस उस लैंड पे फार्मिंग करते हैं तो कुछ टाइम के बाद उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है कि वो लोग उस एरिया को छोड़ के जो है कहीं और चले जाते हैं। अब ये जो फार्मिंग होती है, ये जो खेती बाड़ी होती है जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन या लैंड रोटेशन या झूमिंग बोलते हैं, ये इन्वायरमेंट के लिए जो है उतनी ज़्यादा सही नहीं होती है। इसका इन्वायरमेंट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, सॉइल इरोजन होता है, इससे सॉइल की जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाती है, सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिस्पॉन्स फार्मिंग। अब रिस्पॉन्स फार्मिंग किसको बोलते हैं? अब रिस्पॉन्स फार्मिंग की अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्स फार्मिंग जो है ये एक नए टाइप की फार्मिंग है। इसमें क्या होता है कि जो मानसून सीज़न है, अब मानसून सीज़न आप सबको पता होगा कि जून के महीने में एक कुछ विंड्स हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आती हैं, और वो जो विंड्स हैं उनसे क्या होता है, उनसे रेनफॉल होती है, उनसे बारिश पड़ती है। तो उस मानसून की प्रिडिक्शन, उस मानसून का जो अनुमान है वो पहले ही लगाया जाता है। ठीक है, पहले का जो प्री मानसून जो पीरियड होता है उस टाइम पे ही जो वेदर है, उस जो डेटा है उसको एनालाइज किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है फार्मर्स डिसीजन लेते हैं कि मैं कौन सा क्रॉप जो है वो लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा। सिमिलरली एक और टाइप की फार्मिंग होती है प्रिसीशन फार्मिंग।
प्रिसीशन फार्मिंग जिसको हम लोग साइट स्पेसिफिक फार्मिंग भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो फार्मर है वो इनपुट्स जो होते हैं जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का स्पेसिफिक यूज़ करता है। ठीक है, देखो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि जो एक फार्मर है, लेट्स से एक फार्मर है, राइस का फार्मर है, उसके पास 1 हेक्टेयर राइस की लैंड है। तो वो फार्मर क्या करेगा, वो राइस की पूरी जो उसकी लैंड है उसके ऊपर वो क्या करेगा, उसके ऊपर वो फर्टिलाइजर्स यूनिफॉर्मली अप्लाई करेगा। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो एक्चुअल में अगर हम 1 हेक्टेयर लैंड की बात करें तो कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और कुछ रीजन्स में जो है न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन फार्मर हर जगह सेम अमाउंट में फर्टिलाइज़र डालता है। लेकिन प्रिसीशन फार्मिंग में क्या होता है, साइट स्पेसिफिक फार्मिंग में क्या होता है कि कुछ सेंसर्स की मदद से या सैटेलाइट्स की मदद से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारा जो फील्ड है उसमें कौन से रीजन में जो है किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है सीड्स या फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स को हम अप्लाई करते हैं। अब प्रिसीशन फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, अब प्रिसीशन फार्मिंग में क्योंकि हम वहीं पे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, वहीं पे फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड अप्लाई करते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है, तो इससे क्या होता है कि हम कम अमाउंट में फर्टिलाइज़र जो है वो या पेस्टिसाइड जो है वो अप्लाई करते हैं। उससे जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो कम हो जाता है, इको फ्रेंडली भी है, पूरे जो प्लांट्स हैं वो डैमेज नहीं होते हैं और हमारे रिसोर्सेज बचते हैं। फिर बात करते हैं एक और कंसेप्ट की, जो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंसेप्ट इडियोटाइप का। अब इडियोटाइप का मतलब क्या होता है भाई, इडियोटाइप को हम बोलते हैं मॉडल प्लांट। क्या बोलते हैं, मॉडल प्लांट। ठीक है, अब मॉडल का मतलब क्या होता है, अगर मैं मॉडल की बात करूं तो मॉडल समझ लो कि अब मॉडल का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो आइडियल होती है, मतलब सब लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ होती है मॉडल। अब इडियोटाइप जो है वो प्लांट का मॉडल होता है। इडियोटाइप का कंसेप्ट किसने दिया था, इडियोटाइप का कंसेप्ट दिया था डोनाल्ड ने 1968। A very important question often asked in all the competitive examinations related to agriculture। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ जो इडियोटाइप का कंसेप्ट है वो किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंसेप्ट डोनाल्ड ने दिया था। ठीक है, अब ये जो प्लांट होता है जिसको हम इडियोटाइप बोलते हैं, ये जो प्लांट होता है ये जो प्लांट होता है, ये प्लांट सबसे बेस्ट रिजल्ट कब देता है, जब सेम टाइप के क्रॉप के साथ हम इसको ग्रो करते हैं और इसका कंपटीशन उसके साथ बहुत कम होता है। तो इन केस इसको हम ऐसी फील्ड में ग्रो करते हैं जहाँ पे इसके जैसा ही दूसरा प्लांट है और उसका इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, वहाँ पे ये हमको बेस्ट रिजल्ट देता है। तो इडियोटाइप की बात करें तो डेफिनेशन क्या है भाई इडियोटाइप की, तो इडियोटाइप एक मॉडल प्लांट है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल मॉडल है। ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, एक डिफाइंड इन्वायरमेंट में। ठीक है, फिर बात करते हैं टेरा फार्मिंग की। टेरा फार्मिंग का मतलब क्या होता है भाई, टेरा फार्मिंग का मतलब कि आप सबको पता है, आप सब ने एक चीज़ सुनी होगी कि जो नासा है दे आर लुकिंग फॉर, कि वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम मार्स पे जो है इंसान जो है उसको हम भेजेंगे। तो मार्स जो है, मार्स का को डेवलप करना अर्थ की तरह, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज टेरा फार्मिंग। मार्स के ऊपर खेती करना, तो उसको हम बोलते हैं टेरा फार्मिंग। ऑल्दो ये चीज़ अभी होती नहीं है, बट इसकी बात की जा रही है कि फ्यूचर में शायद जब इंसान मार्स पे जाएगा तो वहाँ पे भी हम लोग फार्मिंग करेंगे। अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो हम अर्थ पे जो है बैक्टीरिया एंड प्लांट्स को डेवलप कर रहे हैं, कंडीशंस मार्स के जैसी बना रहे हैं और बैक्टीरिया एंड प्लांट्स को क्रिएट किया जा रहा है। फिर बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स। आई एम प्रिटी श्योर कि आपने शायद हाइड्रोपोनिक्स के बारे में भी सुना होगा। ये एक नए टाइप की फार्मिंग है, नए टाइप की खेती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम फार्मिंग की बात करते हैं तो फार्मिंग जो होती है वो मिट्टी में होती है, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि हम प्लांट्स को मिट्टी के बगैर ग्रो करते हैं, पानी में हम जो है प्लांट्स को ग्रो करते हैं। और पानी में क्या होता है, पानी में हम एक सोल्यूशन जो न्यूट्रिएंट्स का है वो हम यूज़ करते हैं, और इससे क्या होता है कि जो फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स है, आप अपने घर में जो है घर के छत पे जो है मिट्टी के बगैर जो है आप लोग प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। और बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे नेदरलैंड्स जो है, नेदरलैंड एक कंट्री है, या इज़राइल है, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो बहुत बढ़िया जो अपना मेजर जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो हाइड्रोपोनिक्स से ही ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं रिस्पॉन्स कर्व की। तो रिस्पॉन्स कर्व की बात करें तो रिस्पॉन्स कर्व का जो कंसेप्ट है वो दिया था हॉलीडे ने 1900 में। और रिस्पॉन्स कर्व क्या है, रिस्पॉन्स कर्व हमको बताती है प्लांट पॉपुलेशन और यील्ड के बीच का रिलेशन। तो जैसे जैसे प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ेगी यील्ड बढ़ेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा प्लांट्स मतलब ज़्यादा यील्ड। बट आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो यील्ड है वो नहीं बढ़ती है। तो दो टाइप की रिस्पॉन्स कर्व होती है, एक होती है एसिम्प्टोटिक रिस्पॉन्स कर्व, ठीक है, दूसरी होती है पैराबोलिक।
एसिम्प्टोटिक की बात करें तो एसिम्प्टोटिक में क्या होता है, एसिम्प्टोटिक में क्या होता है कि देखो कुछ प्लांट्स होते हैं हमारे, उन प्लांट्स में क्या होता है कि हम पूरे प्लांट का जो के जितने भी पार्ट्स हैं हम उन सभी का यूज़ करते हैं, वो सभी हमारे लिए मतलब उनकी वैल्यू है। ठीक है, जैसे फॉडर क्रॉप्स है, जैसे फॉडर है, लेट्स से फॉडर की फॉर एग्जांपल सॉर्गम है, तो सॉर्गम एक फॉडर क्रॉप है। तो सॉर्गम के केस में क्या होता है कि सॉर्गम का जो पूरा प्लांट है उसको हम जानवरों को खिलाते हैं, तो मतलब सॉर्गम के केस में क्या है कि पूरा प्लांट हमारे लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, या टोबैको में भी सेम चीज़ है, पूरा प्लांट हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो उस केस में जहाँ पे हमारे पास पूरे प्लांट की वैल्यू होती है, वहाँ पे प्लांट डेंसिटी आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपकी यील्ड बढ़ेगी। ठीक है, तो वहाँ पे हमें एसिम्प्टोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। दैट इज़ जैसे जैसे यील्ड जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे यील्ड बढ़ेगा। ठीक है, तो फॉडर क्रॉप्स में एसिम्प्टोटिक कर्व देखी जाती है, और पैराबोलिक कर्व जो है ये देखी जाती है उन प्लांट्स के केस में जहाँ पे हम पूरा प्लांट यूज़ नहीं करते हैं, जहाँ पे पूरे प्लांट की वैल्यू नहीं होती है। जैसे सीरियल्स की बात करें, जैसे राइस की बात करें, तो राइस के केस में हम सिर्फ राइस का ग्रेन जो है वो यूज़ करते हैं, बाकी राइस के प्लांट की कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली पल्सेस के केस में भी पल्सेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन प्लांट्स के केस में क्या होता है कि पॉपुलेशन अगर आप बढ़ाओगे तो स्टार्टिंग में आप पॉपुलेशन बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपकी यील्ड बढ़ेगी, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर आपने पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ा ली तो उससे जो आपकी यील्ड है वो कम हो जाएगी। तो इस टाइप की कर्व को बोलते हैं हम लोग पैराबोलिक कर्व। ठीक है, और ये रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। ये कुछ इक्वेशंस हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। क्वाड्रेटिक रिस्पॉन्स y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, कि कैसे जो है इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक रिस्पॉन्स में क्या होता है कि अगेन वही पैराबोलिक कर्व देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में अगर आपका जो इनपुट है वो बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा, बट कुछ टाइम के बाद जो आपका आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाएगा। लीनियर रिस्पॉन्स में मतलब जितना इनपुट बढ़ाओगे उतना आउटपुट बढ़ेगा, और मिशरलिस इक्वेशन में फिर कि कुछ टाइम के बाद आपका जो आउटपुट है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं ज़ीरो टिलेज की। अब ज़ीरो टिलेज की बात करें, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई टिलेज होता क्या है। देखो, जब हम खेती बाड़ी करते हैं ना, तो खेती बाड़ी में क्या होता है कि लेट्स से एक फार्मर है, उसके पास ज़मीन है, तो जो ज़मीन है वो क्या होती है, नॉर्मली जो ज़मीन होती है वो एकदम सॉलिड होती है ना, हम उसको देखते हैं तो एकदम सख्त ज़मीन है। लेकिन अगर आपको खेती बाड़ी करनी है तो आप सख्त ज़मीन में जो है प्लांट नहीं डाल सकते, बीज नहीं बो सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ज़मीन में करनी पड़ेगी खुदाई। तो साइंटिफिक टर्म्स में खुदाई करने को ही हम लोग टिलेज बोलते हैं। अब टिलेज जो होता है, क्योंकि फार्मर के पास फील्ड बहुत ज़्यादा होती है, 1 हेक्टेयर फील्ड है, तो फार्मर क्या करता है, फार्मर यूज़ करता है मशीनरी। फॉर एग्जांपल फार्मर यूज़ करता है, जैसे फार्मर यूज़ करता है प्लो। ठीक है, ट्रैक्टर के थ्रू जो है प्लो चलाता है। पुराने ज़माने में जो बैल होते थे उनका यूज़ करके जो है हल चलाया जाता था। ठीक है, तो उसी को हम लोग टिलेज बोलते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद साइंटिस्ट ने रियलाइज़ किया कि ये जो टिलेज हम करते हैं फील्ड में, इससे क्या होता है, इससे जो हमारी सॉइल है उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सॉइल इरोजन जो है वो बढ़ जाता है, सॉइल की हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। तो दैट इज़ वाई, और इससे ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में होता है वो कम हो जाता है। तो दैट इज़ वाई बाद में क्या हो गया, लेटर टाइम्स में क्या हुआ, 1950 में यूएसए के एक साइंटिस्ट जिसका नाम ग्लूबलर बी ट्रिपलेट्स था, उसने कंसेप्ट दिया ज़ीरो टिलेज का। इसको हम लोग फादर ऑफ ज़ीरो टिलेज भी बोलते हैं। इसने बोला कि प्राइमरी टिलेज हमने पूरी तरीके से अवॉइड करनी है। प्राइमरी टिलेज का मतलब क्या होता है कि देखो, जब स्टार्टिंग में हमारी सॉइल होती है ना, जो एकदम कम्पैक्ट सॉइल है, तो पहली बार जो हम सॉइल की खुदाई करते हैं, पहली बार जो टिलेज होती है उसको प्राइमरी टिलेज बोलते हैं। ज़ीरो टिलेज में क्या होता है कि हम प्राइमरी टिलेज बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, सेकेंडरी टिलेज हम करते हैं। सेकेंडरी देखो, जो मिट्टी होती है उसमें टिलेज, पहली जो टिलेज होती है जब पहली बार हम खुदाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इज प्राइमरी टिलेज। उसके बाद दूसरी बार क्या होता है, दूसरी बार हम फिर से जो है सॉइल की मिक्सिंग करते हैं। सॉइल में हम बनाते हैं सीड बेड। सीड बेड आप समझ लो कि एक तरीके का एक लाइंस होती हैं जिनमें हम लोग बीज जो है उनको बोते हैं। तो सेकेंडरी टिलेज में हम सिर्फ सीड बेड ही बनाते हैं। सीड बेड क्या होता है, आप समझ लो सीड बेड एक ऐसा रीजन है फील्ड में जिसमें हम सीड की प्लांटिंग करेंगे। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि हमारा ये मकसद रहता है कि जैसे आपको पता होगा कि जब हम लेट्स से एक फील्ड है, फील्ड के ऊपर हमने राइस ग्रो किया है, जब राइस की हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद राइस के जो नीचे जो जड़ें होती हैं वो फील्ड में ही रहती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ये मकसद रहता है कि जो प्लांट या जो ऑर्गेनिक मैटर फील्ड में है वो वहीं पे रहे। ठीक है, सोइंग से पहले यहाँ पे कुछ हर्बिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे पैराक्वाड, ग्लाइफोसेट, ताकि वीड्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रो ना करें। ठीक है, और टिल प्लांटिंग यहाँ पे अडॉप्ट की जाती है। ठीक है, कि कुछ स्पेसिफिक स्पेसिंग जो है मेंटेन की जाती है और उसमें प्लांटिंग की जाती है। ठीक है,
और टिल प्लांटिंग में क्या होता है, टिल प्लांटिंग में 4 ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, क्रॉप की रो, एक रो है, पूरी एक लाइन है, उसको हम क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉइल को हम ओपन करते हैं, ठीक है, सॉइल की हम खुदाई करते हैं ताकि सॉइल के अंदर हम लोग जो हमारा सीड है उसको डाल सकें। उसके बाद हम उसमें सीड डालते हैं, उसके बाद सीड को मिट्टी से कवर करते हैं, ठीक है। और ये सब काम जो है ये हो जाते हैं एक टिलेज ऑपरेशन में, सेकेंडरी टिलेज में। फिर दूसरा कंसेप्ट आता है मिनिमम टिलेज का। अब मिनिमम टिलेज का कंसेप्ट क्या है, तो मिनिमम टिलेज क्या होता है, मिनिमम टिलेज का मकसद ये है कि हमें टिलेज कम से कम करनी है, सॉइल को हमने कम से कम डिस्टर्ब करना है, ठीक है। इतना डिस्टर्ब करना है कि हमारा जो सीड बेड है वो अच्छा हो, सीड जो है उसकी जर्मिनेशन जल्दी हो, अच्छी खासी पॉपुलेशन क्रॉप की हमको मिले, और जो ग्रोइंग कंडीशंस हैं सीड की वो भी बढ़िया हो, ठीक है। इसकी शुरुआत भी भाई अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत भी यूएसए में हुई थी, ठीक है। क्योंकि यूएसए में क्या हुआ था कि 1974 में क्या हो गया था कि अचानक से जो प्राइजेज़ थी पेट्रोल की वो बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से आपको पता है कि ट्रैक्टर अगर आपने टिलेज करनी है, ट्रैक्टर जो है वो पेट्रोल पे ही चलता है, तो अगर उसका कॉस्ट बढ़ गया, इसका मतलब कि फार्मर के लिए वो एक्सपेंसिव हो गया था। तो दैट इज़ वाई ये जो मिनिमम टिलेज का कंसेप्ट था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया था। मेन मकसद टिलेज ऑपरेशन का होता है सीड बेड को प्रिपेयर करना, 30 से 50% क्रॉप रेजिड्यूज सॉइल सरफेस पे रखते हैं, सॉइल की कंडीशन यहाँ पे बढ़ती है। एक चीज़ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो सॉइल में, मिट्टी में जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, मिट्टी में जितने ज़्यादा लीव्स होंगे, उतना ज़्यादा मिट्टी की जो हेल्थ है वो बेटर होगी, ठीक है। वीड कंट्रोल हर्बिसाइड की मदद से किया जाता है, इसीलिए कहा जाता है, ये एडवाइस किया जाता है कि वो मिट्टी जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है वो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। अब इसके बारे में तो आपको पता ही होगा भाई कि ग्लोबल वार्मिंग किस चीज़ को बोलते हैं भाई। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जब सूरज की किरणों की वजह से धरती जो है, धरती का जो सरफेस है वो गर्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब होता क्या है कि आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन बताऊँगा कि जो सूरज है, जो सन है, आपको पता है कि सन जो है वो स्टार है, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का। तो जो एनर्जी हमारे अर्थ पे आती है वो सन से आती है, और वो जो सोलर एनर्जी है, वो जो सूरज की किरणें हैं, वो एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर के थ्रू अर्थ के सरफेस पे पहुंचती हैं, ठीक है। अब जब वो अर्थ के सरफेस पे पहुंचती हैं तो वो सोलर रेडिएशंस जो हैं वो अर्थ का सरफेस उनमें से कुछ सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद कुछ सोलर रेडिएशंस अर्थ से वापस जो है वो रिलीज़ हो जाती हैं, और जिस फॉर्म में वो रिलीज़ होती हैं उन रेडिएशंस को बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, और वही इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से जो गर्मी है, गर्माहट का एहसास हमको होता है। अब वो जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है वो एटमॉस्फेयर को पार करके आ तो गई है, लेकिन वो वापस नहीं जा पाती, क्योंकि उन इंफ्रारेड रेडिएशंस को कुछ गैसेस ट्रैप करती हैं एटमॉस्फेयर में, और वो गैसेस होती हैं जिनमें से, जिन गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो वो गैसेस जो सोलर की रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर के अंदर ही जकड़ के रखती हैं, उन गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, 55% सोलर रेडिएशन को वही ट्रैप करती है, मीथेन 25%, CFC 11%, ठीक है। और ये गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। ये क्या करती हैं, इनका मेन मकसद क्या है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उनको अपने साथ पकड़ लेना, ठीक है। और यही जो एनर्जी है, इससे क्या होता है, इससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई नॉर्मली तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़िया है कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं और अच्छा खासा टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, एंड हर चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से रहती हैं, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अभी क्या हो गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो गया कि कुछ ग्रीन हाउस गैसेस का जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है कि ऑटोमोबाइल्स, जो व्हीकल्स हैं, उनका नंबर बढ़ गया है। इवन इंडिया में इतने सारे व्हीकल्स हैं। सिमिलरली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो घर में जो हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को इमिट करता है। तो इनसे क्या हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, दैट इज़ अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़े जा रहा है, वो जितना बढ़ना चाहिए था उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। सिमिलरली कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलों को काटा जा रहा है ताकि हमको ज़्यादा लैंड मिले। जैसे ब्राज़ील में आपको पता है कि दुनिया के जो सबसे घने रेन फॉरेस्ट हैं, जिनको अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट बोला जाता है, उनका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। सिमिलरली जो पैडी फील्ड है, कुछ किसान हैं जो धान की खेती करते हैं, वहाँ से मीथेन निकलती है। सिमिलरली जो लाइव स्टॉक है वहाँ से भी मीथेन निकलती है।
और नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ होती है नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र से। अब ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है वर्ल्ड पे और एग्रीकल्चर पे? सबसे पहले तो ओवरऑल टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाता है। तो अर्थ का टेम्परेचर जो है पिछली पिछली सदी में जो है 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा है, और ऐसा माना जाता है कि अगली सदी में जो है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ेगा। इससे हमारे क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसका इफ़ेक्ट क्या है? इसका इफ़ेक्ट होता है पोलर रीजन्स पे। नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी। जब वो मेल्ट होगी तो ओशियन का जो लेवल है वो बढ़ेगा, जिससे जितने भी एरियाज़ है जो समुद्र के पास हैं वो डूब जाएंगे। फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे श्रीलंका है जो चारों तरफ से समुद्र के बीच में है, तो वो कंट्रीज़ मालदीव्स है वो डूब जाएंगे। ठीक है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी होता है कि वो रीजन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे सूखा पड़ेगा, फॉर एग्जांपल राजस्थान में। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, तो इस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर जो है वो हो गया है फिनिश। अब एग्रीकल्चर की जनरल नॉलेज जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको मिल चुका होगा। और ये जो चीज़ें जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाई, ये आप इसको मैं जनरल एग्रीकल्चर ही बोलूँगा। अब इसके बाद जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर के अलग अलग सब्जेक्ट्स को जो है वो स्टडी करेंगे। एग्रीकल्चर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग का लेक्चर लिया था तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के आपको नाम भी बोले थे, फॉर एग्जांपल एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस। अब यहाँ से आगे हम वन बाय वन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। वी विल टॉक अबाउट एग्रोनॉमी, देन वी विल टॉक अबाउट सॉइल साइंस, उसके बाद हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की, देन एंटोमोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स। अब सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे जिस सब्जेक्ट के बारे में, जो है हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट एग्रीकल्चर का, वो है एग्रोनॉमी। एंड एग्रोनॉमी की बात करें तो अगर मैं ये बोलूँ कि एग्रोनॉमी जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। कोई भी एग्ज़ाम हो, 30 to 40% जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो एग्रोनॉमी से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जिस बच्चे की एग्रोनॉमी स्ट्रॉन्ग है वो बच्चा एग्रीकल्चर के मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकता है। तो इसीलिए एग्रोनॉमी, क्योंकि एग्रोनॉमी ही आप समझ लो कि एग्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप एग्रीकल्चर पूरी अच्छे तरीके से समझोगे। अब स्टार्टिंग में, क्योंकि ये एक शॉर्ट बुक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट है, कहता है माइकोराइज़ा क्या होता है। अब आप सब ने, आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब ने शायद माइकोराइज़ा का नाम जो है वो सुना होगा। तो माइकोराइज़ा क्या होता है? देखो, कुछ प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। जैसे लेट्स से एक पीपल का प्लांट है, ठीक है। तो वो ये जो हायर प्लांट्स होते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि इन जड़ों के साथ जो है फंगस भी जो है उसके साथ में ही जड़ों के अंदर जो है पाया जाता है। तो माइकोराइज़ा क्या होता है? माइकोराइज़ा उसी जोड़ को हम बोलते हैं। जब जो हायर प्लांट होता है उसके रूट के साथ में फंगस पाया जाता है तो उस चीज़ को हम माइकोराइज़ा बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, बताओ माइकोराइज़ा क्या सिम्बियोटिक एसोसिएशन, और सिम्बियोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दिलाते हैं। ठीक है। फंगस जो है वो रूट को क्या फ़ायदा देता है? फंगस जो है वो रूट को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और रूट जो है वो फंगस को कार्बोहाइड्रेट देता है। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। सिम्बियोसिस आपने पढ़ी होगी बचपन में, या बायोलॉजी की क्लासेस में 11th 12th में। फिर आता है वीएएम। वीएएम क्या है भाई? वीएएम एक टाइप का माइकोराइज़ा है जिसको हम वेस्कुलर आर्बोस्कुलर माइकोराइज़ा बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फॉस्फोरस को सॉल्युबलाइज करना। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए कि प्लांट्स को जो है 3 मेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है। अब अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस एक ऐसा प्लांट न्यूट्रिएंट है जो सॉइल में फिक्स्ड होता है। मतलब सॉइल में वो ऐसी फॉर्म में होता है कि उसको प्लांट का जो रूट है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ये वैम क्या करता है? ये उस फॉस्फोरस को जो फिक्स्ड होता है एक जगह पे, उसको सॉल्युबलाइज करता है, उसको गलाता है और उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म में उसको प्लांट के रूट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सीरियल्स जो होते हैं, अब सीरियल्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। सीरियल बेसिकली क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट रिच जो प्लांट्स होते हैं उनको सीरियल्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि राइस है, वीट है, मेज़ है। तो सीरियल्स में एक अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है, दैट इज़ लाइसिन। ठीक है। लिग्यूम्स जो दालें हैं उनमें एक अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है, दैट इज़ मीथियोनिन। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, वेजिटेरियन लोग जो होते हैं उनको उनके लिए जो मेन सोर्स प्रोटीन का होता है वो पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं। लेकिन उनको जो प्रोटीन मिलता है वो कंप्लीट प्रोटीन उसको हम नहीं बोलते हैं। वो इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनमें मीथियोनिन प्रेजेंट नहीं होता है।
ठीक है। पावर टिलर जो है वो किसकी कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है? पैडी की कल्टीवेशन के लिए। पावर टिलर क्या है? पावर टिलर एक समझ लो एक इक्विपमेंट है जिसकी मदद से टिलेज जो है वो की जाती है हिली एरियाज़ में नॉर्मली, ठीक है। छोटे साइज़ का होता है ये, हाथ से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अमोनियम पॉलीफॉस्फेट की बात करें तो अमोनियम पॉलीफॉस्फेट एक फर्टिलाइज़र होता है जिसमें 15% नाइट्रोजन होता है और 62% P2O5 होता है। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि अगर आप 100 kg आपके पास अमोनियम पॉलीफॉस्फेट है और अगर आप 100 kg पॉलीफॉस्फेट जो है उसको आप एक फील्ड में खेत में अप्लाई कर रहे हो तो वो 100 kg में आपको 15 kg नाइट्रोजन मिलेगा और 62 kg जो है फॉस्फोरस मिलेगा। टेट्राइजोलियम टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टेट्राइजोलियम टेस्ट एक टेस्ट होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि जो हमारा सीड है क्या वो ज़िंदा है या नहीं है, क्या उसमें से क्या वो जर्मिनेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। राइस की वेट नर्सरी में क्या होता है? ठीक है, 5 सेंटीमीटर तक पानी का जो लेवल है उसको हम मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। राइस की जो पडलिंग है उसकी ऑप्टिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कौन करती है? ओजोन लेयर, ये आपको पता है। फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IRI कौन था? डॉक्टर बी विश्वनाथ। सबसे क्रिटिकल स्टेज इरिगेशन की क्या होती है वीट में? CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। अगेन आगे जब आप वीट के बारे में पढ़ेंगे तो यू विल स्टडी कि CRI स्टेज क्या होती है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी है वीट में इरिगेशन की। इस स्टेज पे अगर आपने इरिगेशन वीट को नहीं दी तो हो सकता है कि आपका जो वीट है वो अपना पूरा लाइफ साइकिल जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। झूम कल्टीवेशन अभी उसके बारे में हमने पढ़ा, कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी अभी पढ़ा हमने। मेन मकसद क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना। वो प्लांट्स जो खारे पानी में पाए जाते हैं, नमकीन पानी में पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हैलोफाइट्स। क्रॉप का कैनेपी क्या होता है कि जो पेड़ होता है ना उसका जो हेड होता है, टॉप की जो ब्रांचेस होती हैं उसका टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर से। एक बीमारी होती है जिसको हम रिक्लेमेशन डिजीज़ बोलते हैं, वो होती है कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में एबिलिटी होती है कि वो ड्राई कंडीशंस में, जहाँ पे बिल्कुल ही बारिश नहीं पड़ती है, वहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं। जैसे आपने कैक्टस देखा होगा, तो उनमें वो जो ड्रॉट टॉलरेंस होती है वो होती है बिकॉज ऑफ अ हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड। अब एग्रीकल्चर की जो GDP है उसमें लाइफ स्टॉक जो गाय भैंस है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 29.7%। कौन सा हार्मोन है जिसको एज एन हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है? 2,4-D, 20 ppm, ठीक है। कौन सा एलिमेंट है जो एनाइन और कैटाइन दोनों की फॉर्म में अवेलेबल होता है? नाइट्रोजन। एनाइन की फॉर्म में किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? जब ये एनाइन होता है तो नाइट्रस NO2 नेगेटिव और कैटाइन की फॉर्म में अमोनिया NH4 पॉजिटिव। डॉर्मेंसी ब्रेकिंग हार्मोन, अगर कोई सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है तो उस केस में कौन सा हार्मोन अगर हम अप्लाई करेंगे जिससे वो जर्मिनेट करने लग जाएगा? साइटोकिन। रिंगवर्म डिजीज़ जो होती है हम में इंसानों में किससे होती है? फंगस से होती है, ठीक है। तमिलनाडु में बारिश किस विंड की वजह से होती है? नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड की वजह से, ठीक है। प्लांट्स में स्ट्रेस हार्डनिंग कैसे की जा सकती है? एब्सिसिक एसिड के थ्रू। अगर आप चाहते हो कि आपका प्लांट एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करे तो आप ABA का यूज़ कर सकते हो। बाईयूरेट का मैक्सिमम कंटेंट यूरिया में कितना हो सकता है? 1.5%। ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन का कितना कंटेंट हो सकता है? 58%। वीट में कौन सा बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन की एप्लीकेशन के लिए? एज़ोटोबैक्टर। सॉर्गम के लिए कौन यूज़ किया जाता है? सॉर्गम के लिए यूज़ किया जाता है एजोस्पाइरलम। वर्टिकल मल्च जो है वो कौन सी सॉइल्स में यूज़ किया जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल्स में। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया था? आर्नेन स्टाउट ने 1939 में। वीट के लिए ऑप्टिमम स्पेसिंग कितनी है? 22.5 सेंटीमीटर, दैट इज़ 2 लाइन्स के बीच में इतनी स्पेसिंग होनी चाहिए। कौन सा एरिया है इंडिया में जहाँ पे वीट की कल्टीवेशन नॉर्मली नहीं होती है? ईस्ट इंडिया। मेजर फर्टिलाइज़र, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र जो इंडिया में है दैट इज़ DAP, ठीक है। BPL लोग जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोग होते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, सबसे कम कहाँ पे पाए जाते हैं? पंजाब में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में। शुगर केन के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? एज़ोटोबैक्टर। बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है? बायो फर्टिलाइज़र का मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। सोयाबीन सीड के केस में डेप्थ कितनी होनी चाहिए सीड की? 3 सेंटीमीटर। राइस की पहली वैरायटी जो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, TN1, टाइचंग नेटिव 1, 1964 में। ग्रीन रेवोल्यूशन आप सब ने पढ़ा होगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में अचानक से जो राइस की प्रोडक्शन है और वीट की प्रोडक्शन है वो इंडिया में बढ़ गई थी। तो पहला राइस का वैरायटी जो इंडिया में लाया गया था दैट वाज TN1।
कब लाया गया था? 1964 में। इंडियन मस्टर्ड को क्या बोलते हैं? ब्रेसिका जंकिया। एक्सप्लोसिव फर्टिलाइज़र, वो फर्टिलाइज़र जो कि एक्सप्लोजिव के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसको हम अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है, जो बम बनाने में जो यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अमोनियम नाइट्रेट। मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल ग्रुप इंडिया का, सबसे कॉमन सॉइल ग्रुप कौन सी इंडिया में पाई जाती है? एलुवियल सॉइल। और ये कौन सी सॉइल होती है? ये वो सॉइल होती है जो कि रिवर की डिपोजिशन से बनती है, नदी के किनारे बनती है। फॉर एग्जांपल गंगा, गैंजेटिक रिवर जो इंडिया में है, वो इस टाइप की सॉइल बनाती है। एसएसपी में कितना सल्फर होता है? 12%। इंडियन सॉइल्स में कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है? जिंक की। स्पाइक टूथ हैरो कौन सा इम्प्लीमेंट है? एक ऐसा इम्प्लीमेंट है जो सेकेंडरी टिलेज में यूज़ होता है, दैट इज़ सीड बेड बनाने में यूज़ होता है। सॉइल की करेक्शन के लिए अगर सॉइल में कोई प्रॉब्लम है, सॉइल की एसिडिटी बढ़ गई है, उस केस में किसका यूज़ किया जाता है? उस केस में लाइम का यूज़ किया जाता है, चूने का यूज़ जो है वो करते हैं। फिर बात करते हैं डेरा कल्टीवेशन की। तो डेरा कल्टीवेशन किस में फॉलो किया जाता है? ये फॉलो किया जाता है ककरबिट्स में, ठीक है। नॉर्मली नदी के किनारे जो है फार्मिंग होती है। CN रेशियो ऑर्गेनिक मैटर का कितना है भाई? 10:1। नेशनल सीड एक्ट कब पास हुआ था? 1966। नेशनल सीड कॉरपोरेशन कब बना था? 1963 में। कौन से हार्मोन्स हैं जो प्लांट्स में रूट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं? IBA। कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से फ्लावर और फ्रूट जो है वो बनता है? NAA। बेंच टेरेसिंग कहाँ पे की जाती है? जहाँ पे स्लोप 15% से ज़्यादा होती है। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? बल्क डेंसिटी। डिस्क प्लो जो है कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जहाँ पे सॉइल बहुत ज़्यादा सख्त होती है। सबसे पहला सीरियल जो आदमी ने बनाया था दैट वाज ट्रिटिकेल। सबसे सस्ता नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र कौन सा है? यूरिया। यूरिया हाइड्रोलिसिस का सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा है? अमोनियम कार्बोनेट। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नबार्ड जो है वो किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? शिवारामन कमेटी। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? अजैटोबैक्टर। मस्टर्ड का जो फ्रूट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिलिक्वा। सप्लीमेंटल इरिगेशन को हम क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग इरिगेशन। दैट इज़ ये इरिगेशन ज़रूरी है, अगर ये इरिगेशन नहीं दोगे तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। मेजर एग्रीकल्चरल इंपोर्ट इंडिया में किस चीज़ का होता है? एडिबल ऑयल, जो खाने का तेल होता है वो इंडिया बाहर से मैक्सिमम मंगाता है। लूनी श्री किसकी वैरायटी है भाई? सुपर राइस की। वो प्लांट जिसमें मेल फ्लावर भी पाया जाता है और फीमेल फ्लावर भी पाया जाता है, उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं? मोनोइशियस। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कहाँ पे सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में। बेडफोर्ड स्केल जो है वो विंड की फोर्स को मेजर करता है। कभी कभी क्या होता है कि प्लांट्स में जो शूट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, और वो किसकी वजह से होती है? वो होती है कॉपर की वजह से। कभी कभी लीव्स के ऊपर ग्रे कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? वो होते हैं मैंगनीज की डेफिशिएंसी की वजह से। इंडियन सॉइल्स में एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, दैट इज़ नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा जो नुकसान जो शुगर केन में जो बीमारी करती है दैट इज़ रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे। तो पोटैटोज़ जो है वो कहाँ पे ग्रो होते हैं? पोटैटोज़ ग्रो होते हैं स्टोलन्स पे। पोटैटो ट्यूबर्स जो है वो किसकी मॉडिफिकेशन से बनते हैं? जो पोटैटो के ट्यूबर्स होते हैं, जो आलू जो हम खाते हैं, वो बेसिकली एक स्टेम की मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। शुगर केन में क्या होता है? ट्रेंच मेथड में जो शुगर केन की सोइंग होती है उसका मकसद होता है लॉजिंग को प्रिवेंट करना, कि शुगर केन जो है वो बेंड ना हो। सीड पर्पज़ के लिए कैरेट को ग्रो किया जाता है एज अ बाइनियल, दैट इज़ एक सीज़न में वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करता है और दूसरे सीज़न में वो अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को कंप्लीट करता है। बोरॉन की बात करें तो अगर उसकी कंसनट्रेशन 3 ppm से ज़्यादा है तो उस केस में वो डेंजरस होता है। सीरियल्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, दैट इज़ सबसे ज़्यादा पैदावार किसकी होती है? मेज़ की होती है। केओलिन एक एंटी ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपिरेशन आप सबने एक प्रोसेस के बारे में सुना होगा कि ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स के थ्रू जो है वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो अगर आप उस प्रोसेस को, ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करना चाहते हो, कम करना, स्पेशली जो ड्राई लैंड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, वहाँ पे प्लांट्स जो है उनमें वाटर वेपर का लॉस कम हो, उसके लिए कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट्स का हम यूज़ करते हैं। उसमें से एक एंटी ट्रांसपेरेंट है केओलिन, जो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप का है, सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है अपने से दूर। साइकोसील एक ग्रोथ रिटार्डेंट है, ग्रोथ को रोकता है। सेसमे जो है जिसको तिल भी बोला जाता है, उसकी फैमिली कौन सी है भाई? पेडालिएसी। जूट की फैमिली है टिलिएसी, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा क्रॉप है जिसकी फैमिली सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से लेती है? ग्रामीने फैमिली। मेज़ का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले मेज़ की कल्टीवेशन कहाँ होती थी? मैक्सिको में। सोयाबीन का ओरिजिन कहाँ हुआ था? चाइना में। टोबैको का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था? मैक्सिको में। समर
सीज़न में सबसे ज़्यादा मेज़ की कल्टीवेशन कौन से स्टेट में होती है? बिहार में। और इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कौन पब्लिश करता है? ICAR। अब टी के जो लीव्स होते हैं उसमें येलोविंग एक डिजीज़ देखी जाती है जिसको हम बोलते हैं येलोविंग, टी के लीव्स येलो हो जाते हैं, वो होती है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर। ग्रीन हाउस गैस जो पैडी फील्ड से रिलीज होती है दैट इज़ कॉल्ड इज मीथेन। स्वीट पोटैटो का वो पार्ट जो हम खाते हैं वो एक एडवेंटिशियस रूट होता है जो कि रूट की मॉडिफिकेशन, ऐसा रूट जो कि रेडिकल को छोड़ के किसी और पार्ट से बनता है। कार्बन डेटिंग टेक्निक की मदद से हम लोग फॉसिल्स की एज का पता लगाते हैं। इरिगेशन मेथड सैलिन सॉइल में जो यूज़ होती है दैट इज़ फ्लडिंग मेथड, कि सीधे पानी जो है वो हम छोड़ देते हैं फील्ड में। एलिमेंट जिसकी वजह से एक प्लांट जो है उसमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति डेवलप हो जाती है और ड्रॉट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है दैट इज़ पोटेशियम। एनर्जी ट्रांसफ़र और स्टोरेज में जो एलिमेंट इन्वॉल्व होता है दैट इज़ फॉस्फोरस। न्यूट्रिएंट्स को हम एसेंशियल बोलते हैं। कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल हैं? 16 न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल है, दैट इज़ वो प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्लांट में क्या होता है कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है एपिकल बड डोमिनेंस। एपिकल बड डोमिनेंस का मतलब कि प्लांट में जो है वर्टिकल ग्रोथ ही देखने को मिलती है, वो होती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। पोटेशियम फर्टिलाइज़र का सबसे ज़्यादा यूज़ महाराष्ट्र में होता है। सीरियल्स की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, कौन से सीरियल की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में होती है? वीट की, इसीलिए इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स भी बोला जाता है। सॉर्गम का सीड रेट कितना है? दैट इज़ 1 हेक्टेयर में 9 से 12 kg आपने सीड जो है वो यूज़ करना है। डीसकरिंग एक प्रोसेस होता है टोबैको में जिसमें जो सकर्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। वो वीड जिसको सबसे पहले बायोलॉजिकली कंट्रोल किया गया था दैट वाज लैंटेना कैमरा। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि किसी इंसेक्ट की मदद से या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से किसी वीड को ख़त्म करना। ठीक है, कौन सा स्टेट है जहाँ पे सीड लॉ को अडॉप्ट किया गया है? कर्नाटका में। सॉइल मॉइस्चर टेंशन, अगर आपको पता लगाना है कि सॉइल में कितना मॉइस्चर है तो वो आप कैलकुलेट करोगे थ्रू टेंशियोमीटर। इवेपो ट्रांसपिरेशन दैट इज़ कितना वाटर जो है वो लूज़ हो रहा है एक प्लांट में, उसको हम मेजर करते हैं थ्रू लाइजीमीटर। पार्शियल फ्लेम से हम लोग वाटर का फ्लो मेजर करते हैं। फ्लडिंग इरिगेशन मेथड जो है कॉमनली राइस में यूज़ होता है। अब इरिगेशन के साथ अगर आप फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर रहे हो, अगर आप वाटर भी यूज़ कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिगेशन। राइस फील्ड में एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है पडलिंग, जिसमें क्या होता है कि सॉइल को हम लोग मॉइस्ट रखते हैं कुछ टाइम तक, उसको हम बोलते हैं पडलिंग। अब सीरियल्स में अगर हम बात करें तो हार्वेस्टिंग के बाद 10% जो सीरियल्स हैं उनका लॉस होता है, ठीक है, बिकॉज हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ नहीं है। सल्टेशन जो है विंड इरोजन का प्रोसेस है। इरिगेशन एफिशिएंसी लोमी सॉइल्स में होती है 70% सबसे ज़्यादा। सैलिन सॉइल्स में इरिगेशन का कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? फ्लड मेथड। ड्राई लैंड में कौन सा सोइंग पैटर्न यूज़ किया जाता है? ब्रॉडकास्टिंग। सबसे एफिशिएंट मेथड इरिगेशन का होता है ड्रिप इरिगेशन। पल्स क्रॉप जो सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है इंडिया में दैट इज़ चिकपी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं साइक्रोमीटर के थ्रू, और वो क्रॉप्स जिनका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा सॉइल का मॉइस्चर जो है वो बचा रहे, दे आर कॉल्ड एज मल्च क्रॉप्स। इसके बाद बात करें वो क्रॉप जो इरोजन को प्रमोट करता है, जिसको अगर हम ग्रो करेंगे तो इरोजन ज़्यादा होती है, दैट इज़ मेज़। इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप वो क्रॉप जो इरोजन को रोकता है, दैट इज़ काउपी। ठीक है, कौन सा हर्बिसाइड है जिसको हम प्लांटिंग से पहले ही यूज़ करते हैं? दैट इज़ फ्लूक्लोरेलिन। वीड की कोई एग्जाम्पल? ठीक है, C4 वीड की कॉमन लैंड स्क्वैटर। टू रोड बार्ले, ठीक है, टू रोड बार्ले दैट इज़ होडियम डिस्टिचॉन। 6 रोड बार्ले का नाम है होडियम वल्गैर। पहला AICRP जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट था वो किस क्रॉप के ऊपर स्टार्ट किया गया था? मेज़ के ऊपर। BT कॉटन की ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 10,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर। ड्रॉपसी डिजीज़ जो इंसान में होती है वो होती है बिकॉज ऑफ आर्जिमोन मैक्सिकाना का सीड। 4 to 6 एसिडिक pH में कौन कौन से क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है? राइस, टी एंड पोटैटो। रेड हेमोग्लोबिन जो रूट नोड्यूल में होता है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो एनुअल रेनफॉल राजस्थान में होती है दैट इज़ 575 मिलीमीटर। कौन सी कंट्री है जहाँ पे 100% जो एरिया है वो इरिगेशन के अंडर आता है? इजिप्ट। वो कंट्री जहाँ पे इरिगेशन एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है और जिन्होंने ड्रिप इरिगेशन को भी इंट्रोड्यूस किया था दैट इज़ इज़राइल। वो कंट्री जिसका इरिगेटेड एरिया सबसे ज़्यादा है दैट इज़ इंडिया। रिमोट सेंसिंग में ऑप्टिकल वेवलेंथ कितनी होती है? 0.3 to 0.215 माइक्रोमीटर। ठीक है, सबसे पहले जो हाइब्रिड्स को डेवलप किया गया और यूज़ किया गया, ठीक है, पर्ल मिलेट का जो हाइब्रिड है वो इंडिया में यूज़ किया गया HB1 1965 में। वो क्रॉप जिसका मैक्सिमम एरिया इरिगेशन के अंडर है दैट इज़ वीट।
और सबसे ज़्यादा जो फ्रूट क्रॉप जो है वर्ल्ड में ग्रो किया जाता है दैट इज़ मैंगो, ठीक है, दैट इज़ मैंगो। और फिर बात करते हैं हम लोग सॉइल में कुछ ऐसा पानी जो प्लांट्स, देखो सॉइल के अंदर जो वाटर होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। उसमें एक टाइप का वाटर होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। ये वो वाटर है जिसको सॉइल जो रूट है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। इक्वेटर पे क्या होता है भाई, इक्वेटर पे जो डे एंड नाइट होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, ठीक है। वार्मर एरिया से जो जब हीट कोल्डर एरियाज़ में ट्रांसफ़र होती है हॉरिजेंटली, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्लोथ लाइन इफेक्ट। वर्टिकली जब हीट जो है वो वार्मर से कूलर एरियाज़ में ट्रांसफ़र होती है उसको हम बोलते हैं ओसिस इफेक्ट। नाइट्रोजन रिडक्शन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ नाइट्रोजिनेस, और नाइट्रेट रिडक्शन का जो कंपोनेंट है दैट इज़ मॉलिबेडनम, ठीक है। अब ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जो पीएच है, कितना पीएच होना चाहिए, 6.5 to 7। तो मोस्टली जो क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। अब एक क्रॉप को कितनी डेप्थ पानी की चाहिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ डेल्टा। एक क्यूसेक पानी जो है कितने एरिया को डिस्चार्ज करता है दैट इज़ कॉल्ड इज ड्यूटी। कितने दिनों के लिए इरिगेशन क्रॉप को दी जाती है दैट इज़ कॉल्ड इज बेस पीरियड। सनफ्लावर ऑयल जो है कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाता है, रेंसिडिटी उसमें स्मेल डेवलप होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ब्लैक ग्राम की वेराइटीज़ की एग्जांपल्स टीएस पंत, फेमस वेराइटी मॉथ बीन की RMO40, एलीट वेराइटीज़ मूंग बीन की पूसा बैसाखी SML 668। 0.1% सोल्यूशन 500 लीटर ऑफ वाटर में कितना होता है, 500 ml। बायोक्लाइमेटिक लॉ जो है वो किसने दिया था, हॉपकिंस ने। केमिकल सेफनर्स को हम लोग सबसे पहले यूज़ किया गया था मेज़ में एज अ हर्बिसाइड एंटीडोट, कि हर्बिसाइड का इफ़ेक्ट कम हो। और क्रॉप जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम का अपटेक होता है दैट इज़ पोटैटो, ठीक है। इक्वेटर के पास कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे प्रेशर कम लो होता है, उन रीजन्स को हम बोलते हैं डॉल्ड्रम्स, ठीक है। ट्राई एक्ॉन्टेनेल एक ग्रोथ स्टिमुलेंट होता है, ठीक है, जो हमको कहाँ से मिलता है, जो हमको ल्यूसर्न के लीफ से मिलता है। टिलेज से क्या होता है, टिलेज से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है और सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ती है, लेकिन जो बल्क डेंसिटी है वो कम हो जाती है। वेटलैंड प्लो जो है वुडन प्लोज में सबसे छोटा होता है और इसकी एफिशिएंसी होती है 0.1 हेक्टेयर फॉर 8 आवर्स। स्प्रिंकलर जो सिस्टम है इरिगेशन का वो ठंड से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को रिलीज़ करता है, ठीक है। तो जब एक पॉड या फ्रूट जो है जब वो खुद ही ओपन हो जाता है, ठीक है, मैच्योरिटी पे, उसको हम बोलते हैं डेहिसेंट बोलते हैं ऐसे फ्रूट को। जैसे पल्स के पॉड्स कुछ टाइम के बाद सूख जाते हैं और खुद ही जो है वो खुल जाते हैं। अगर आप लेथाइरस का कंटिन्यूसली आप कंजप्शन करोगे तो इससे आपको एक डिजीज़ होगी जिसको हम बोलते हैं लेथेरिज्म, ठीक है, क्योंकि जो लेथाइरस होता है उसका जो ग्रेन होता है उसमें BOAA बेंजो ऑक्सैलिन एसिटिक एसिड होता है जो कि न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। फर्टिलाइज़र जो है वो उसको प्रेफर किया जाता है कि वो क्रॉप को ग्रो करने में यूज़ किया जाए, दैट इज़ फॉस्फेटिक, ठीक है। उसके बाद अगर कैटल जो है वो क्या कर रही है, अगर वो ऐसा ग्रास कंज्यूम कर रही है जिसमें मैग्नीशियम का कंटेंट जो है वो कम है, तो उनमें एक डिजीज़ देखने को मिलती है हाइपोमैग्नीजीमिया, जिसको ग्रास टेटनी बोलते हैं। वेदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एटमॉस्फेयर की कंडीशन कैसी है दैट इज़ कॉल्ड एज वेदर। फॉर एग्जांपल अभी का टेम्परेचर कितना है या प्रेशर कितना है। रिसेंटली साइंटिस्ट जो है उन्होंने मेज़ कॉर्न जो है उसके जर्म्स को जो है सेपरेट किया है, ठीक है, कंट्रासेप्टिव्स बनाने के लिए। शुगर की कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक नंबर 1 है, ठीक है। और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है इंडिया में, वो जनरेट किया जाता है टोबैको के थ्रू, ठीक है। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने हाइब्रिड कॉटन को जो है कमर्शियली ग्रो किया है। कर्नाटका जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे देश में। टोबैको की बात करें तो टोबैको की प्रोडक्शन एंड कंजप्शन में टोबैको में चाइना नंबर 1 है, इंडिया 3rd नंबर पे आता है। फिर बात करें यहाँ पे तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट क्या है भाई, ये ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक केमिकल है। ज्वार को क्या बोलते हैं भाई, कैमल क्रॉप, किंग ऑफ कोर्स ग्रेन्स, बिकॉज ड्राई ऐसे रीजन्स में जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है वहाँ पे ये ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। चाइना के बाद इंडिया दूसरा देश आता है जो कि हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी को जिन्होंने कमर्शलाइज़ किया हुआ है। HD 2329 वीट वेराइटी जो है
ठीक है। मैक्सिमम जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे इंडिया में प्रोडक्शन हुई थी वो इसकी वजह से हुई थी। प्लांट रेक्टेंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है कि दो प्लांट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, दो रोज़ के बीच में कितना डिस्टेंस है। वाटर इरोजन में क्या होता है कि अगर डेप्थ जो सॉइल की है वो 3 मीटर है, विड्थ जो है वो 18 मीटर है, तो वो जो गली होती है उसको हम बोलते हैं स्मॉल गली, G2। अगर डेप्थ 3 से 9 मीटर होती है, विड्थ 18 मीटर या उससे ज़्यादा होती है, साइड की स्लोप 8 से 15 होती है, उसको बोलते हैं मीडियम गली। ठीक है। वो डायरेक्शन जहाँ से विंड्स आती हैं उनको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। ठीक है। जहाँ पे स्लोप 2% से कम होती है वहाँ पे जो एग्रोनॉमिक मेजर्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पे एग्रोनॉमिक मेजर्स से हम लोग इरोजन को रोकते हैं। बेंच टेरेसिंग प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पे स्लोप 16 से 33% के बीच में होती है। ठीक है। अब सबसे बड़ा अवार्ड जो एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को हमारे देश में दिया जाता है दैट इज़ काफ़ी अहमद किडवाई अवार्ड। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो कम हो रहा है। एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग जो इंडिया में है वो 7th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। राइस फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ब्लू ग्रीन एल्गी परफॉर्म करता है वाटर फर्न एजोला के साथ जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन में होता है। प्लांटिंग का जो पैटर्न है जहाँ पे मैक्सिमम प्लांट की पॉपुलेशन हो सकती है दैट इज़ क्यूबाइडल पैटर्न। वो क्रॉप्स जिनका जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही compete नहीं करते, जो बिल्कुल ही जिनका ग्रोथ हैबिट टोटली डिफरेंट होता है, उनको बोलते हैं पैरेलल क्रॉप्स। पैरेलल क्रॉपिंग उस पैटर्न को बोलते हैं। वीट की वो वैरायटी जो तीनों जिस पे किसी भी रस्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता है उसको हम बोलते हैं चोलरमा। शुगर केन में जो रटून क्रॉप है वो तभी हम लेते हैं, एक ही बार हम लेते हैं। दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स की बात करें, अगर आप ग्रो कर रहे हो एक साथ किसी ज़मीन के टुकड़े पे तो उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। नर्सरी एरिया जो कि 1 हेक्टेयर राइस के लिए चाहिए दैट इज़ 0.1 हेक्टेयर। टिप बर्न जो पैडी का होता है वो रिड्यूस्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की वजह से होता है। मेज लीफ जो है वो रेड और पर्पल कलर डेवलप करते हैं बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस। थॉमसन सीडलेस ग्रेप का जो साइज़ है उसको बढ़ाते हैं GA3 के थ्रू। फिर बात करते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन की। अब सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो वेविलो जो है उसने 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे और 3 सब सेंटर दिए थे। सबसे पहला सेंटर उसने दिया था राइस। अब राइस का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था भाई? राइस का ओरिजिन हुआ था साउथ ईस्ट एशिया में, बर्मा में। तो बर्मा का जो रीजन है दैट इज़ जो म्यांमार की कंट्री है वहाँ पे सबसे पहले राइस की कल्टीवेशन हुई थी। शुगर केन न्यू गिनी में। ठीक है। ये एक कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में आती है। वीट साउथ वेस्ट एशिया टर्की में, ग्राम साउथ वेस्ट एशिया, मेज़ साउथ अमेरिका मैक्सिको, टोबैको सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको, ग्राउंडनट ब्राज़ील, मूंग इंडिया, पोटैटो साउथ अमेरिका, टी चाइना, सोयाबीन चाइना, मस्टर्ड चाइना, कॉफ़ी अफ्रीका, कॉटन इंडिया, ब्रिंजल इंडिया, अरहर अफ्रीका, ज्वार अफ्रीका, बाजरा अफ्रीका। ठीक है। अब कुछ एग्रोनमिस्ट, इरिगेशन एग्रोनॉमी से रिलेटेड कौन एग्रोनमिस्ट है? डॉक्टर NG डैस्टेन। क्रॉपिंग सिस्टम से रिलेटेड डॉक्टर SS बेन्स। इरिगेशन इंजीनियरिंग AM मिशेल। SRNF स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। CRI इन वीट BL भारद्वाज। ठीक है। उसके बाद आगे फंक्शनल न्यूट्रिएंट निकोलस 1963। एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर्नन एंड स्टाउट 1939। रिफाइन किया था आर्नन ने 1954 में। एग्रोबायोलॉजी विलकॉक्स। IW/CP रेशियो परिहार एटल 1974। ट्रांसप्लांटिंग इन पर्ल मिलेट डॉक्टर गौतम। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस निको प्रोवोक। H4 हाइब्रिड ऑफ कॉटन डॉक्टर CT पाटिल 1970। जया फर्स्ट इंडियन वेराइटी ऑफ राइस डॉक्टर शास्त्री। लॉ ऑफ मिनिमम JV लिबिग इन 1840। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन 1905। इंक्रीज यील्ड नाइट्रोजन लो विलकॉक्स 1929। डी फेरिया इंडेक्स वाटसन 1947। न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कंसेप्ट ब्रे RHA वैल्यू कंसेप्ट डीन एंड फ्रेंड। हार्वेस्टिंग इंडेक्स डोनाल्ड। फोटो पीरियोडिज्म कंसेप्ट गार्डनर एंड एलार्ड 1990। थर्मो पीरियोडिज्म एफवेंट। वर्नलाइजेशन लाइसेंको। एंड एंटीबायोटिक्स Alexander Fleming, Bacillus radicola, Bijernik, Romstead experimental station, GB Lewis and H.J. Gilbert. And father of different fields, father of field plot experiment, J.B. Boussingault, father of pedology, V.V. Dokachev, father of golden revolution, Dr. K.L. Chadha, father of tillage and meat science, Jethro Tull, father of soil testing technique, M.L. Trock, father of soil microbiology, S.N. Vinogradsky, father of agriculture chemistry, J.V. Liebig. ओके, सो इस तरीके से हमारा जो बेसिक जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एग्रोनॉमी से रिलेटेड वो हम फिनिश कर चुके हैं। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं किसकी? एग्रोनॉमी की। ठीक है। तो चलिए एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं अब। लेट्स स्टार्ट।
तो अगर हम एग्रोनॉमी की बात करें तो स्टार्टिंग में भी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एग्रोनॉमी जो है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है, एग्रोस एंड नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेज। तो बेसिकली फील्ड को मैनेज करना, दैट इज़ फील्ड की देखभाल करना, ये देखना कि फील्ड में कोई बीमारी तो नहीं आई है, फील्ड में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी तो नहीं है, फील्ड में पानी की कमी तो नहीं है। तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है एग्रोनॉमी में? डेफिनेशन ये एग्रीकल्चरल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऐसे मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं जो मेथड्स ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं जिन कंडीशन से क्या होता है कि क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो फार्मिंग होती है वो सबसिस्टेंस टाइप की होती है। दैट इज़ इंडिया में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो इंडिया में हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास ज़्यादा लैंड नहीं है, तो वो फार्मिंग, मैक्सिमम फार्मर्स का मेन मकसद ये रहता है कि वो फार्मिंग करके जो जो भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उसको खुद कंज्यूम करते हैं। पीटर डिक्रिसेंजी जो है फ्रॉम 1230 टू 1307 AD, उसने एग्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारी जो बुक्स हैं उनको कलेक्ट किया अपनी एक बुक में, ऑपस रूरल अर्न कैमोडुरम। इसको फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी बोला जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भाई फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी इज़ पीटर डिक्रिसेंजी। फिर वैन हेलमोंट आया 1577 टू 1644। उसने कहा कि जो भी वेजिटेशन है, जितने भी प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, उनके लिए जो मेन सोर्स है न्यूट्रिएंट का वो पानी होता है। ठीक है। उसके बाद जेथरो टल आया फ्रॉम 1674 टू 1741। उसने एक बुक पब्लिश की, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री और वीड्स और जीरो टिलेज, ये कुछ कंसेप्ट थे जो सबसे पहले उसी ने दिए। फादर ऑफ वीड साइंस भी जो है जेथरो टल को ही बोला जाता है। उसके बाद आर्थर यंग आया, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है गमले में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने कुछ मटेरियल्स जैसे पोल्ट्री डंग, लिटर, गन पाउडर का यूज़ करके उसने ऑब्ज़र्व किया कि प्लांट्स की यील्ड जो है वो बढ़ने लगी, और उसने अपनी जितना भी उसका काम था उसको एक बुक में 46 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया जिसका टाइटल था एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर। और सही जो साइंटिफिक अप्रोच थी फार्मिंग की वो 1840 में स्टार्ट की जस्टिस वॉन लिबेग ने। अब यहाँ पे बात करते हैं हम एग्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में। सबसे पहला कंसेप्ट है भाई लीफ एरिया कंसेप्ट। लीफ एरिया कंसेप्ट किसने डेवलप किया था? लीफ एरिया कंसेप्ट दिया था वाटसन ने 1948 में। अब लीफ एरिया कंसेप्ट क्या कहता है? टोटल लीफ एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड लीफ एरिया, दैट इज़ लीफ एरिया इंडेक्स। दैट इज़ लीफ का टोटल एरिया कितना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ग्राउंड एरिया कितना है। ठीक है, कितना एरिया लीव्स कवर कर रहे हैं, कितना एरिया ग्राउंड कवर कर रहा है, उसका जो रेशियो है दैट इज़ लीफ एरिया इंडेक्स। ठीक है। फिर है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या कहता है? ये कहता है कि भाई इस केस में क्या होता है कि इस केस में हम बात करते हैं इंटरक्रॉप की। ठीक है, इंटरक्रॉप की बात करते हैं। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि जब एक फील्ड में दो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, लेट से हमने मेज़ ग्रो की है और मेज़ के साथ में लेट से हमने मूंग बीन ग्रो की है, तो दो क्रॉप्स को जब हम ग्रो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो में क्या होता है, इसका रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप डिवाइडेड बाय यील्ड ऑफ सोल क्रॉप। ठीक है, दैट इज अगर हम फील्ड में इंटरक्रॉपिंग करेंगे, लेट से हमने मेज़ भी ग्रो किया है और हमने लेट से मूंग बीन भी ग्रो किया है, तो जब हम दोनों को ग्रो करेंगे उस टाइम पे हमको कितनी यील्ड मिलेगी। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड जब हम एक ही क्रॉप, जब हम सिर्फ मेज़ ग्रो करेंगे तब कितनी यील्ड मिलेगी। तो बेसिकली लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? ये रेशियो होता है कि जब इंटरक्रॉपिंग हम करेंगे उस टाइम पे हमारी कितनी यील्ड होगी, और जब हम एक ही क्रॉप ग्रो करेंगे तब हमारी कितनी यील्ड होगी। तो ये बेसिकली हमको क्या बोलता है? ये हमको बताता है कि जो इंटरक्रॉपिंग हमने की है क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो एक से ज़्यादा है, इसका मतलब कि इंटरक्रॉपिंग में जो यील्ड हमको मिल रही है वो ज़्यादा है, इसका मतलब इंटरक्रॉपिंग का हमको फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो 1.1 है, इसका मतलब इंटरक्रॉपिंग से हमको जो यील्ड मिल रही है वो 10% ज़्यादा है। ठीक है, फिर बात करते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी की। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है भाई? क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है टोटल क्रॉपिंग एरिया कितना है। ठीक है, टोटल क्रॉपिंग एरिया कितना है अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया। टोटल क्रॉपिंग एरिया का मतलब कितने एरिया के में हमने एक साल में फसलें ग्रो की हैं। लेट से एक फार्मर है, फार्मर के पास 1 हेक्टेयर लैंड है, लेकिन वो उस 1 हेक्टेयर लैंड के ऊपर 5 महीने वीट लगाता है, 5 महीने राइस लगाता है। तो अब उसका जो टोटल क्रॉपिंग एरिया है, लैंड तो उसके पास 1 हेक्टेयर है, लेकिन टोटल क्रॉपिंग एरिया उसके पास कितना हो गया? 2 हेक्टेयर हो गया। ठीक है, नेट कल्टिवेटेड एरिया मतलब जो लैंड उसके पास अवेलेबल है, तो टोटल क्रॉपिंग एरिया डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया इंटू 100 होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी 135% है। ठीक है, इसके बाद
क्रॉप रोटेशन क्या होता है भाई? क्रॉप रोटेशन, अब क्रॉप रोटेशन में क्या होता है भाई? क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि देखो, लैंड जो होती है ना हमारी, ठीक है, तो लैंड हमारी सेम रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर साल जो क्रॉप है वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने लेट्स से इस साल हमने सीरियल्स ग्रो किए, सीरियल्स के बाद हम क्या करेंगे, हम पल्सेस ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि जब आप एक प्लांट के बाद दूसरा प्लांट ग्रो करते हो तो इससे क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन होती है, वो इम्प्रूव होती है, सॉइल इरोजन भी कंट्रोल होता है, मॉइस्चर भी कंजर्व होता है, और बहुत सारी बीमारियां या वीड से जो हमारा प्लांट है वो बचा रहता है। फिर आता है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का मतलब कि क्रॉप रोटेशन में कितने क्रॉप्स हैं और क्रॉप रोटेशन में कितने सालों का डिफरेंस है इन 200। फॉर एग्जांपल एक साल का, लेट्स से अगर क्रॉप रोटेशन में क्रॉप्स हमारे 2 हैं और उनके टाइम जो है उनके बीच में दैट इज़ 1 ईयर का, तो उस केस में क्रॉप रोटेशन कितनी, उस केस में क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी है, 200% है। सिमिलरली 2 सालों के लिए क्रॉप इंटेंसिटी विल बी 150%, ठीक है। 3 सालों का क्रॉप रोटेशन होगा तो इट विल बी 166%। फिर आता है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब कि एक फार्म के ऊपर जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं वो कैसे हैं, इंटरक्रॉपिंग है, मोनोक्रॉपिंग है, और उसका क्या इफेक्ट जो है वो फार्म के रिसोर्सेज पे पड़ता है। फिर आता है हार्वेस्टिंग यील्ड इंडेक्स। हार्वेस्टिंग इंडेक्स का मतलब क्या होता है भाई? तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स इज नथिंग बट सिमिलरली, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बोलूँ तो इट इज़ इक्वल टू इकोनॉमिक यील्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड। इकोनॉमिक यील्ड क्या होती है? देखो, हमने राइस का प्लांट ग्रो किया है, तो राइस का प्लांट हमने ग्रो किस लिए किया है? राइस के घास के लिए ग्रो किया है कि अनाज के लिए? अनाज के लिए ग्रो किया है। तो कितना अनाज जो है राइस का ग्रो करेगा, उसको जब हम डिवाइड करते हैं उसकी टोटल यील्ड के साथ, दैट इज कॉल्ड इज हार्वेस्टिंग इंडेक्स, ठीक है। तो बायोलॉजिकल यील्ड को अगर मैं के से मल्टीप्लाई करूँ तो दैट विल गिव मी इकोनॉमिक यील्ड, जहाँ पे के क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस या हार्वेस्ट इंडेक्स, ठीक है। पार्टीशनिंग कोफिशिएंट के जैसा होता है। फिर आता है भाई कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस क्या बोलता है? सिंक डिवाइडेड बाय सोर्स इनटू 100। सोर्स क्या है भाई? सोर्स है प्लांट का वो पार्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे कि लीव्स। सिंक क्या होता है कि वो पार्ट्स जहाँ पे फोटोसिंथेसिस से जो चीज़ें बनती है वो जमा हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ग्रेन जो है वो सिंक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जैसे पोटैटो में स्टेम है, शुगर बीट में रूट्स हैं, या पालक के लीव्स हैं। सॉर्गम सिकनेस की बात करें तो कभी कभी क्या होता है भाई कि जो सॉर्गम है उसके जो स्टबल्स होते हैं उनको डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि CN रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो दैट इज़ वाई डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के टाइम कभी कभी सॉइल का नाइट्रोजन ब्लॉक हो जाता है या इमोबलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से आने वाला जो क्रॉप होता है उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, और उसमें नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं सॉर्गम रेजिड्यू की वजह से, और यही जो इफेक्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सॉर्गम सिकनेस, ठीक है। फिर बात करते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की, ठीक है। अब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी हमने थोड़ा एग्रोनॉमी जो है यहाँ तक फिनिश की है, तो इसके बाद हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और भी वीडियोस जो है पूरी सीरीज़ हम ये कंप्लीट करेंगे। एंड और MCQs वगैरह के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कंसिस्टेंट बेसिस पे ये वीडियो देखें। सो ओके, विद दिस आज का जो हमारा ये थर्ड पार्ट है एग्रोनॉमी का वो फिनिश हो जाता है। थैंक यू ऑल।